हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीडियोस पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 22 का पार्ट 3। कृष्ण जी हवाला जी आरा 1914 से 985 ईस्वी। आधुनिक भारतीय समकालीन कला के प्रमुख चित्रकारों में कृष्ण जी हवाली जी आरा यानी के.एच. आरा अपना महत्वपूर्ण स्थान है। विपरीत परिस्थितियों भी उन्होंने भारतीय कला को समृद्ध करने की कोशिश की। एच. आरा एक ऐसे क्षमतावान कलाकार थे जिसकी प्रतिभा और क्षमता का स्वीकार बड़े बड़े कलाकारों तथा कलाविदों ने भी किया है। प्रगतिशील कलाकार समूह पैक के सदस्यों में एक आरा स्तर चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। जन्म एवं आरंभिक जीवन। के.एच. आरा का जन्म 14 अप्रैल 1914 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के सिंदराबाद जिले के एक कस्बे बोलाराम में हुआ था। इनके पिता हवाली जी एक मामूली ड्राइवर थे जो घर का खर्च मुश्किल से चला पाते थे। आरा का बचपन बेहद गरीबी में बीता। न खाने पीने का शौक पूरा हुआ और न पढ़ने लिखने का कोई अच्छा वातावरण ही मिल पाया। पिता चाहते तो थे कि बालक आरा को ठीक से पढ़ाए, पर घर की हालत ऐसी न थी कि वह उन्हें अच्छे विद्यालय में दाखिला दिला पाएं और बालक आरा को वह सुविधाएं दे पाएं जो दूसरे बच्चों को उनके अभिभावक आसानी से दे पाते हैं। जैसे जैसे हवाला जी ने आरा को एक ऐसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जिसमें हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की पढ़ाई होती थी, पर यह सिलसिला भी 5वीं कक्षा तक चल सका। 5वीं के आगे पढ़ने भी की सामर्थ्य हवाला जी के पास न थी। के.एच. आरा नितांत छोटी उम्र में पढ़ाई छोड़ने को विवश हुए। इस कमसिन किशोर ने तब जी तोड़ श्रम किया। पेट की आग बुझाने के लिए आरा ने कुली का भी काम किया। एक गैराज में मोटर मैकेनिक का भी काम किया, ड्राइवर की, और कुछ घरों में नौकर भी रहे। इतना सब कुछ करने के बाद एक ही लक्ष्य था कि वह किसी भी तरह कलाकार बन जाएं। इतना संघर्ष करना का यदि यह लक्ष्य होता कि उन्हें पैसे कमाने, तो वह उतना कठिन शायद भी होता, क्योंकि कलाकार बनने का स्वप्न कठिन ही नहीं असंभव सा था। कोई भी व्यक्ति यह जानकर कि आरा को एक बड़ा कलाकार बनना है अपना मुंह बिचका लेता और हंस देता, जैसे कि उसे विश्वास ही ना हो कि ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल परिस्थितियां चाहे जितनी टिकट विकट थीं, आरा ने तो बस ठान ही लिया था कि उन्हें वही बनना है जैसा वह चाहते हैं। इस कला की भी प्रेरणा उन्हें अपने कस्बे के सेवानिवृत्त सैनिक महादेव सिंह से मिली थी, जो खुद चित्र बनाने का शौक रखते थे पर अच्छे चित्रकार नहीं बन पाए थे। यह बड़ा अजीब लगता है कि 7 साल के आरा को वह तकलीफ़ें उठानी पड़ी जो तकलीफ़ें अनाथ बच्चे उठाया करते हैं। वह जैसे तैसे मुंबई आ गए, जहाँ उन्हें एक अंग्रेज़ परिवार के घरेलू नौकर का काम करना पड़ा। इस तरह के कामों के बीच एक अन्य अंग्रेज़ कर्नल यंग के यहाँ भी आरा ने नौकर का काम किया। खाली समय में चित्रकारी अभ्यास करता देख यंग के मन में यह तय किया कि इस बालक को वह कलाकार बनने में मदद करेगा। उसके केतकर इंस्टीट्यूट में आरा को दाखिला दिलवा दिया, जहाँ वह घर के काम से खाली होकर जाया करते थे और कला को शिक्षा लेते। इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते बढ़ते आरा ने मुंबई राज्य की इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की और क्रमशः आर्ट मास्टर के इम्तिहान में पास भी हो गए। घर में भले तंगी रही, गरीबी में दिन भले ही काटे न कटते थे, पर आरा के भीतर एक आग थी जो बराबर जलती रहती थी। उन्हें लगता था कि देश गुलाम है, इसलिए हम सब इतने गरीब और लाचार हैं। स्वाधीनता संघर्ष के दिन थे। पूरे देश में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन हो रहे थे। आरा की देशभक्ति में जाग उठी और वह आंदोलनकारी के साथ हो लिए। 1928 ईस्वी की बात है जब आरा कांग्रेस की सदस्यता लेकर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। 1930 ईस्वी में जब गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ तो आरा ने कप्तान के तौर पर गिरफ्तारी दी। जेल से रिहाई के बाद आरा को पुरजोर स्वागत हुआ, लेकिन इस जोश का असर अधिक दिनों तक नहीं रह सका। यह चित्र है के.एच. आरा जड़ पदार्थों के साथ नगना कागज पर गुवाचे। संग्रह दिल्ली आर्ट गैलरी, नई दिल्ली। देशहित के लिए अपने को कुर्बान कर देना गौरव का भान तो कराता था, पर जब अपनी दीनता याद आती तो बड़ी तकलीफ होती। बेचारगी का हाल था कि इस समय भी आरा बेकार और बेघर थे। इन्हीं दिनों बारी बारी से माता पिता भी गुजर गए। आरा अंदर से काफ़ी टूट गए। कहीं कोई आधार न देख निराशा से वह दरकने लगे। मन की संकल्प शक्ति टूटने लगी। इसी समय उनके पिता के एक दोस्त ने
याकोहामा बैंक में अपनी नौकरी एक सफाई कर्मचारी के रूप में लगवा दी। 1930 ईस्वी से 40 ईस्वी तक का समय आरा के जीवन का कठिन और संघर्षमय समय था। इतना कुछ होने पर भी कला का अभ्यास करते रहे। आरा ने 1935 ईस्वी में मित्रों के कहने पर बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में हिस्सा लिया था, जिसमें उनकी कृति इंडिपेंडेंस डे प्रदर्शन को प्रदर्शनी के उपयुक्त नहीं पाया गया। वह बहुत दुखी हुए, लेकिन शीघ्र ही आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडियन की प्रदर्शनी में उनकी कृति को चुन लिया गया और पुरस्कार के रूप में रजत पदक भी मिल गया। इस सम्मान से आरा को बहुत प्रोत्साहन मिला और वे दूसरे उत्साह से अपने काम में लग गए। इसी दौरान श्री एम सी गेरार्ड, जो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई के प्राचार्य थे, उन्होंने आरा को प्रोत्साहित किया। आरा के कामों में रुचि लेने वालों में श्री रूडी वान लेडन, प्रो वाल्टर लैंगहैमर तथा श्री ई शैलेसिंगर प्रमुख थे, जिन्होंने प्रोत्साहन में आरा को काफ़ी बल मिला। आरा के भूदृश्य रेखांकन और स्थिर जीवन पर बनाए गए चित्रों की दृश्य ने अपना असर छोड़ना शुरू कर दिया। इन कृतियों में आरा की रेखाएं की गतिमय और प्रयोगात्मक संयोजन ने कला जगत को बाध्य किया। वह आरा की कृतियों की खूबी को समझें। शुद्ध रूप में यथार्थवादी शैली के कलाकार आरा को भी महसूस होने लगा कि उनको यथार्थवादी से हटकर भी सोचना चाहिए और अपनी कला की विविधता पर भी ध्यान देना चाहिए। उनकी इन्हीं बदली मनोवृत्तियों ने उसकी बहुमुखी प्रतिभा का विकास किया और जिस बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने 1935 ईस्वी में उनकी कृति को प्रदर्शनी के लायक भी ना समझा था, उसी ने 1939 ईस्वी में न केवल उनके चित्र को प्रदर्शित किया वरन पुरस्कृत भी किया। 1942 ईस्वी में आरा की पहली प्रदर्शनी मुंबई में हुई, जिसे भरपूर सफलता मिली। 1944 ईस्वी जलरंग में बनाई गई उनकी एक कृति को मुंबई राज्य के गवर्नर का पदक मिला था। आरा की कला में तब और निखार आया जब 1947 ईस्वी में प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना हुई। उन्हों के प्रयासों से विभिन्न प्रकृतियों के कलाकार एक मंच पर आ सके। इसमें मकबूल फिदा, हुसैन, फ्रांसिस नोटन, सूजा सैयद, हैदर रजा, सदानंद बाकरे, अंबादास कांडे और स्वयं के आरा शामिल थे। इन कलाकारों के साथ साथ अनेक कलाकार ऐसे भी थे जिनका भरपूर समर्थन इस संगठन को मिला। संघ का नेतृत्व सूजा के हाथों में था। इस संघ ने कला की तत्कालीन रूढ़ियों की तोड़ दिया और उन अस्वीकार प्रतिरूपों, प्रतीकों और विषयों को अंकित करने की सफल चेष्टा की जिन्हें अब तक कला जगत में मान्यता नहीं मिली थी। आरा ने इस अवधि में अपनी कला का पर्याप्त विकास किया। उन्होंने अपनी यथार्थवादिता को अधिक तीक्ष्ण बनाकर प्रस्तुत किया। इसके कला का वृद्ध वर्ग बेहद नाराज था, लेकिन इसकी परवाह इस समूह के किसी भी कलाकार ने नहीं की। इसमें सूजा और आरा सबसे आगे थे। आधुनिक भारतीय कला में प्रगतिशील कलाकार समूह की देन को देखें तो ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम इस समूह ने ही कला में वर्जित विषयों को प्रवेश दिलाया और कला को भद्र समाज से बाहर लाकर उसे सामाजिक जीवन की वास्तविकता से जोड़ा। आरा की कला मुख्य रूप से आरा तेलीय माध्यम की कृतियों के लिए व्याख्यात हुए। पेस्टल रंगों की कृतियों भी लोकप्रिय हुई। शैली और अभिव्यक्ति की विविधता भी उनमें भरपूर थी। आरा ने स्थिर जीवन को अंकित करने की एक नई शैली का विकास किया। उनके स्थिर चित्रों में जीवन की निस्पंदता के बीच आकांक्षाओं के दमन का चित्रण अधिकता के साथ हुआ। 1950 ईस्वी में उन्होंने अपने स्थिर जीवन के बनाए चित्रों की एकल प्रदर्शनी की, जिसे पर्याप्त सफलता मिली। स्थिर जीवन के चित्रों की अर्थवत्ता और उसमें व्यक्त मर्म की संवेदनाओं के कारण उन्हें स्थिर जीवन का चित्रों का विशेषज्ञ माना गया। ध्यातव्य है कि स्थिर जीवन के चित्रों को परंपरा पुरानी है और पर आरा जैसी विविधता ना तो उसमें पहले दिखी और ना बाद में। रंगों में वर्तात्व, आकृति में सूक्ष्म मनोभावों का अंकन और स्थितियों के अनुरूप परिवेश का संयोजन जैसे आरा के स्थिर जीवन के चित्रों में मिलता है, वैसे दूसरे किसी भी कलाकार में देखने को नहीं मिलता। इन कृतियों में चटक रंग, फूलों का अंकन और जिंदगी में हर्ष विषाद के बीच आकृतियों का भावपूर्ण विन्यास चकित करता है। वे फूलों के बेहद शौकीन थे और उनके स्थिर जीवन के चित्रों में फूलों की प्रभावी भूमिका होती है। फूलों से अपने लगाव के बारे में आरा ने कहा था कि यूँ मुझे दुनिया की प्रत्येक वस्तु सुंदर लगती है, किंतु फूलों से मुझे बेहद प्यार है। फूलों में मुझे जीवन का संगीत सुनाई देता है। फूल मेरे लिए जीवन का पर्याय बन गए हैं। अमूर्त कला
स्टिल लाइफ की विविधता का अंकन करने के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय में न्यूड कृतियों के लिए हुए। आरा की नर्व सिन्नाओं का कला जगत में अपना एक स्थान था। कुछ ही वर्षों बाद 1952 ईस्वी में जब जहांगीर कला दीर्घा का मुंबई शुभारंभ हुआ, तब इस अवसर में लगाई गई प्रदर्शनी में आरा की कृति प्रदर्शित हुई और उस पर उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इस दौरान आरा ने फिल्मों के सेट तैयार करने के काम भी किए और कला निर्देशन का काम भी। उनको हम लोगों फिल्म का कला निर्देशन बहुचर्चित रहा था। जीवन भर अविवाहित रहे। आरा का जीवन 60 के दशक में व्यवस्थित हो पाया। मुंबई के मालाबार हिल्स पर शीतल बाग में उन्होंने अपना निवास बनाया और उसी में अपनी कार्यशाला भी। यह घर उन दिनों कलाकारों का महत्वपूर्ण ठिकाना बन गया था। आरा के बाद का जीवन भी इकाई ही रहा, पर अपनी कला माध्यम से उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण प्रयोग किए, जिससे भारतीय कला समृद्ध हुई। काले और धुंधले रंगों पर प्राय उनका अधिक जोर रहता था, फिर भी रंग संयोजना की दृष्टि से वह अद्वितीय थे। उनकी कृतियों में मराठा युद्ध नामक रचना अति विशिष्ट है। इसे गवर्नर का प्रतिष्ठित पदक भी प्राप्त हुआ। भूख नामक उनकी बनाई गई कृति को राष्ट्र महत्व की कृति मानी गई। उनकी अन्य कृतियों में निर्वसना नृत्य, हाट बैले नृत्य, चेहरा, घोड़े, नारी, सूरजमुखी, स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सहृदयता, मैत्री और सहायता की दृष्टि से वह भाग्यशाली रहे हैं। अनेक युवा चिकित्सक उनके आसपास उनकी कृतियों को प्राप्त करने के लिए मंडराते देखे जाते। अपनी सहजता के कारण ही वह डॉक्टर होमी भाभा के निकट आए, जो स्वयं कलाकार व कलाप्रेमी थे। टाटा इंस्टीट्यूट में डॉक्टर भाभा ने स्वयं भी कलाकृतियों का संग्रह किया। पुरस्कार, सम्मान उन्हें बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया आदि से अनेक सम्मान मिले। केंद्रीय ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय सम्मान भी उन्हें मिला था। इसी अकादमी ने 1984 ईस्वी में उन्हें रत्न सदस्यता दी थी। निधन, इस कलाकार ने 21 मई 1985 ईस्वी को अपनी अंतिम सांस ली। उनकी हुई मृत्यु से कला के क्षेत्र में एक ऐसा शून्य पैदा हो गया जिसकी पूर्ति सरल नहीं होगी। जीवन में अनेक उतार चढ़ावों से गुजरने के बाद भी वे मन और कर्म दोनों से ही कला के प्रति समर्पित रहे। हिम्मत शाह ने उनके निधन के बाद बिल्कुल सही टिप्पणी की थी कि मुंबई में आरा की वही जगह थी जो दिल्ली में सैलोज मुखर्जी की थी। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सैयद हैदर रजा 1922 से 2016 ईस्वी। आधुनिक भारतीय कला को दिशा देने वालों में सैयद हैदर रजा का एक महत्वपूर्ण नाम है। स्वतंत्रता के साथ ही जन्मे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैक के 3 बड़े कलाकारों में मकबूल, फिदा हुसैन, फ्रांसिस न्यूटन सूजा और सैयद हैदर रजा 3 विभिन्न मिजाज के कलाकार थे। हुसैन भारतीय जमीन से जुड़े कलाकार थे। सूजा की रेखाएं अद्भुत हैं, वह जैसे अवचेतन के कलाकार थे। एक विराट इराटिक शक्ति उनकी रेखाओं को ताकत देती थी। रजा कवि हैं, दार्शनिक हैं, गहरे अर्थों में आध्यात्मिक हैं। रजा बहुत कम बोलते हैं, लेकिन अगर उनकी स्मृतियों को छू लिया जाए तो फिर वह काफ़ी विस्तार से बोलते हैं। उनकी स्मृतियों में मध्य प्रदेश के कई इलाके इतनी गहराई से उतर चुके हैं कि पेरिस में रहने के बावजूद वह 1959 से 62 व 75 ईस्वी में उन इलाकों के दर्शनार्थ गए। जन्म व अप्रारंभिक जीवन, सैयद हैदर रजा का जन्म 22 फरवरी 1922 ईस्वी को मध्य प्रदेश के मंडला जिले की बिछिया तहसील के ग्राम कैकैया में हुआ। उनकी मां तारिका बेगम एक सुलझी हुई गृहिणी थी। उनके पिता सैयद मोहम्मद रजी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर थे। वह अपने घर से खूबसूरत नदी नर्मदा को बहते हुए देखते थे। 5-6 साल की उम्र में उन्हें प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। पहले मचईपुर में, फिर कैकैया में। उनके सारे अध्यापक ब्राह्मण थे और वह उन्हें पुराने ऋषि मुनियों की तरह लगते थे। उन्होंने ही उनके जीवन का मार्ग प्रशस्त किया और प्रकाश दिखाया। शुरुआती दौर में रजा पढ़ाई में बहुत फिसड्डी थे और स्कूल जाना उन्हें पसंद नहीं था। उनके एक शिक्षक नंदलाल झारिया ने उन पर खास ध्यान दिया और उनकी 2 साल की सोबत में वह पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगे। पढ़ाई की ओर आकर्षित करने के लिए नंदलाल ने एक खास काम किया। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हो गई और सब बच्चे घर चले गए तो उन्होंने रजा को रोक लिया और स्कूल के बरामदे में ले गए। बरामदे की सफ़ेद दीवार पर उन्होंने पेंसिल से एक बिंदु बनाया और रजा से कहा कि घबराओ नहीं बेटा, यहाँ बैठो और किताबें, पढ़ाई, खेल सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करो। फिर वह दफ्तर में चले गए। रजा के समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया और बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया। ये प्रक्रिया 3-4 दिन तक चली। इसी बीच रजा को अपने शिक्षक की मंशा नहीं पता चल सकी, मगर धीरे धीरे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित
होने लगा। तब नंदलाल जी ने उन्हें बताया कि क्यों उन्होंने बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने को कहा था। इसके बाद हाई स्कूल की शिक्षा उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल दमोह से प्राप्त की। वहाँ उनके शिक्षक बेनी प्रसाद संस्थापक गौरीशंकर लडिंडी तथा दया सिंह राठौर थे। उनके इन अध्यापकों ने सिर्फ उनकी हिंदी भाषा ही नहीं सुधारी, बल्कि भारतीय संस्कृति और हिंदू दर्शन के बारे में बहुत कुछ बताया। दया सिंह राठौर उनके ड्राइंग टीचर थे। कहा जाता है कि उन्होंने ही रजा के मन में कला के प्रति रुचि पैदा की, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे उनकी कला में निखार आया। राठौर जी ने रजा के पिता को सलाह दी कि रजा को आर्ट स्कूल में भेज दिया जाए। फिर 1939 ईस्वी में रजा को नागपुर कॉलेज ऑफ आर्ट में प्रवेश मिल गया। हालांकि तब तक उन्हें ठीक तरह से पता नहीं था कि कला आखिर क्या है, लेकिन उन्हें यह ज़रूर पता था कि चित्र बनाने और रंगने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। नागपुर कॉलेज ऑफ आर्ट के प्राचार्य बाबू राव आठवले से उन्हें चित्रकला की तकनीक पता चली। विक्टोरियन आर्ट और भारतीय परंपरा कला दोनों की तकनीक के बारे में नागपुर में कला शिक्षा के दौरान ही उन्होंने पेंटिंग्स के साथ ही कला के बारे में गंभीरता से पढ़ना शुरू किया। उसी दौरान कला के बारे में उसकी अलग अलग तकनीकों का पता लगाने की चाह उन्हें जे स्कूल ऑफ आर्ट्स तक ले गई, जहां उन्होंने 1943 से 47 ईस्वी के मध्य कला अध्ययन करते हुए डिप्लोमा प्राप्त किया। जे स्कूल ऑफ आर्ट में वह पहले 4 साल तक प्राइवेट पढ़ाई की, फिर 5वें साल में उन्हें वहां रेगुलर छात्र के रूप में प्रवेश मिल गया। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के उनके शिक्षक अहिवासी जी थे। उन्होंने उनकी सोच को पश्चिमी कला से भारतीय कला की ओर मोड़ा। रजा के प्रारंभिक काम नागपुर में ही शुरू हो चुके थे। तब वह भूदृश्य लैंडस्केप बनाया करते थे। यह भूदृश्य मुंबई को प्रतिबिंबित करते हैं। इनमें ज्यामितीय आकारों में घनवाद लक्षित किया जा सकता है। 1943 ईस्वी में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडियन की एक प्रदर्शनी में रजा की जल रंग में बनी 2 कृतियों ने गहरा प्रभाव छोड़ा। उस पर R.B. लायनड ने समीक्षा लिखी। उससे रजा को बहुत बल मिला। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के पास होने के बाद वह नूतन कला मंदिर और कैथकर स्कूल के भी छात्र रहे। उन्हें दोनों 2 व्यक्तियों ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। इनमें से एक थे कला की युक्त और फ्रांसीसी प्रभाववाद की शिक्षा देने वाले वाल्टर लैंगहैमर, और दूसरे थे रजा को आगे का मार्ग सुझाने वाले एम्यूनल सेलेनसिंगर। 1947 ईस्वी में F.N. सूजा के नेतृत्व में मुंबई में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बना, जिसमें आरा, हुसैन गांडे और बाकरे के साथ रजा भी शामिल हुए। इस समूह से जुड़ने के बाद रजा ने नई कला प्रविधियों के साथ साथ समकालीन संदर्भों में भी कला के बोध की परिपक्वता आई। 1947 ईस्वी में उनके जीवन का सबसे दुखद 83 वर्ष रहा, जब विभाजन के बाद उनके 4 भाई बहन पाकिस्तान जा बसे। तब रजा के साथ उनकी छोटी बहन हुस्ना ने भी भारत में रहने का फैसला लिया। इसी वर्ष उनकी मां का और साल भर बाद यानी 1948 ईस्वी में उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। इन्हीं परिस्थितियों में तन्हा रजा जब 1950 ईस्वी के आसपास फ्रेंच सीख रहे थे, तभी फ्रांसीसी सरकार की एक फेलोशिप निकली जो उन्हें मिल गई और वह कला अध्ययन करने विश्व कला की राजधानी पेरिस चले गए। पेरिस में उन्होंने नाशनल सुपीरियर दे बो आर्ट में 1950 से 53 ईस्वी के मध्य तक चित्रकला का उच्च अध्ययन किया। वहाँ उन्होंने अपने पसंदीदा कलाकार वान गान, सेंजा और गार्गिन के कार्य को देखा, स्वयं भी कार्य करना शुरू किया और ऐसा संयोग बना कि वह वहीं बस गए। धीरे धीरे रजा का नाम यूरोप में प्रसिद्ध होने लगा और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रदर्शनियों में हिस्सेदारी कर अपनी उत्कृष्ट सृजनशीलता का परिचय देना शुरू किया। 1956 ईस्वी में रजा को फ्रांस सरकार का पिक्स दे ला क्रिटिक सम्मान मिला, जिसे प्राप्त करने वाले वे पहले गैर फ्रांसीसी कलाकार बने। इससे उनकी ख्याति कला जगत में और बढ़ गई। इसी बीच 1959 ईस्वी में अपनी पहली पत्नी से तलाक के बाद एक फ्रांसीसी कलाकार जो उनकी छात्र मित्र भी रही थी, जानिन मोंजिला से विवाह कर लिया। ये जो चित्र है S.H. रजा, शीर्षक ही एक्वाटिक्स, संग्रह कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। रजा पेरिस के निकट ही गौरवियों में रहते थे। वहाँ उन्होंने अपना स्टूडियो भी बना रखा था। रजा की सृजनात्मक अंतिम समय तक जारी रही। उन्होंने अनेक एकल तथा समूह प्रदर्शनियों में हिस्सेदारी की और कला जगत को अपने काम से लगातार आश्चर्य में डाला। नई दिल्ली की त्रिवार्षिक, भारत, साओ पाओलो तथा वेनिस त्रिवार्षिक सहित उनकी भागीदारी अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में रही। 1962 ईस्वी में वह कैलिफोर्निया के बर्कले विश्वविद्यालय में कला के अतिथि प्राध्यापक भी रहे।
एस रजा की कला। रजा के चित्रों के 3 घटक हैं, एक विषय वस्तु जिसकी खोज की गई है, दूसरे रूप की ज्यामिति, तीसरे रंग, और तीनों आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि इन सब तत्वों को आत्मसात करने पर भी चित्र को आकार एवं जीवन प्राप्त होता है। रजा ने रंगों को एक नया व्याकरण दिया और रेखाओं को एक नया अर्थ। जीवन के अत्यधिक सत्य को आध्यात्मिक एवं दार्शनिक ऊंचाई देते रजा के चित्र हमें उस मनोभूमि पर ला टिकाते हैं जहाँ हमारे सामने सिर्फ सुनने की सत्ता होती है। एक स्तर पर कह सकते हैं कि रजा आज के कला संसार में दार्शनिक कला चिंतक थे। कदाचित यह एक कलाकार की अप्रतिम आध्यात्मिक साधना का ही फल है। भारत की मनीषा इस रचना में द्विगुण हो आती है, ऐसा कि जैसे जल में तिर आई बूंदें हों जो अपने जीवन की कथा में कला की अनवरत प्रार्थना गा रही हों। जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक आर्थर शापेनहावर जब कहते थे कि जीवन थोड़े समय के लिए मृत्यु की अनुपस्थिति है, तो उन्हें ज्ञात रहता था कि जीवन क्षणिक आवेग के सिवा कुछ नहीं है, तो वह मृत्यु की सत्ता से ही परिभाषित है। जीवन तो मृत्यु का पहचानते रहने, अनवरत उसे अनुभूत करने और निरंतर उसकी उपस्थिति पाने में ही है। जीवन का यदि कोई रंग है तो वह श्याम ही हो सकता है, क्योंकि वह शून्य का रंग अस्तित्व में के विलयन का रंग है। रजा जब कहते हैं कि वह काले रंग को सर्वप्रिय मानते हैं, तो इसका सीधा आश्रय यही है कि वह सभी रंगों को उस काले को ही स्वीकार करते हैं। सभी रंग काले से ही अद्भुत होते हैं। इसकी सत्यता जाननी हो तो अन्य सभी रंगों की चमक टल जाने की प्रतीक्षा करें, अंत में बची रह जाएगी उसकी कालिमा। रजा के लिए काला रंग प्राकृतिक का रंग है, जीवन का भी रंग है, क्योंकि जीवन अपने हाथों में ही मृत्यु है, असल वही है। उसका सारांश लक्ष्य हेतु कदाचित मुक्ति भी जिसे कहते हैं। रजा के चित्रों सृजन में और उनके जीवन में विभिन्न तरह के जंगलों का अक्स है। उनके चित्र में प्रयुक्त हरे रंग को इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। हरा रंग जीवन के निरंतर का रूपक है, दूसरे रंगों के हरे में विलय वस्तुतः उसी का पल्लवन है। उनके रंगों को अकार्मिकता और उत्तेजितता और मनोहरता ऐसी है जैसे उसमें संगीत की मोहक रागनियों का पुट हो। आरंभ में उन्होंने जल रंग में काम किया, उसके बाद तेल रंगों से चित्रण करने लगे, आखिर में उन्होंने सिर्फ एक्रिलिक रंगों का प्रचुरता से प्रयोग किया। रजा का चित्र संसार भारतीय परंपरा का विस्तार है, जिसमें शैली, चित्र परंपरा और तांत्रिक पद्धति का समन्वय है, परंतु रजा कहीं से भी अपने को तांत्रिक कलाकार मानने से निषेध करते हैं। इस निषेध का कारण स्पष्ट ज्यामितियों के बिंदु बीज त्रिभुज हों या रेखा चतुर्भुज हो या वृत्त का मेल हो, जिन्हें बीजाक्षर कहा जाता है, उनमें पर्याप्त साम्य रखते हुए भी रजा इसलिए तंत्रकला से प्रभावित नहीं थे क्योंकि वृत्त या वर्ग को वह उसके मूल अभिप्रायों से जोड़ देते थे और बिंदु, सूर्य और जमीन कहकर भी उसे दार्शनिक आयामों में ले जाते हैं। उनके काम में एक नई करवट ली जब उन्होंने भारतीय आध्यात्म पर अपनी बढ़ती अंतर्दृष्टि और विचारों को और गहराई से व्यक्त करना शुरू किया तथा कुंडलिनी, नाग और महाभारत के विषयों पर आधारित चित्र बनाए। रजा की कला शैली पर पेरिस का काफ़ी प्रभाव पड़ा। प्रसिद्ध कला समीक्षक अशोक बाजपेयी को, जो रजा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनसे एक साक्षात्कार के दौरान रजा ने बताया कि अपने काम के संदर्भ में मेरी जो समझ बनी उसमें पेरिस की बड़ी भूमिका है। फ्रांस में मेरे प्रवास में मुझे बहुत कुछ दिया है और अगर मैं अमेरिका या लंदन में रहा होता तो कहानी दूसरी होती। भरतनाट्यम नाचना या हिंदी कविता लिखना आसान नहीं है जब तक कि आपको उनकी भाषा बहुत अच्छी तरह ना आती हो। फ्रांस में मेरा रहना इस मामले में काफ़ी लाभप्रद रहा। ना सिर्फ यह देखने में मदद मिली कि निकोला द स्टॉल मौद्रिया या सुलाज के चित्रों में क्या श्रेष्ठ है, बल्कि अपनी संभावनाएं विकसित करने, अपने तकनीकों कौशल का विकास करने और उस भाषा पर अधिकार करने में भी जो मेरी चित्र भाषा है। मैं अपना बचपन और जवानी नहीं भूलता और न ही उन सबको जो मैंने यहाँ पाए। रंग, रेखा, आकृति, स्पेस आदि की पारंपरिक समस्याओं को लेकर फ्रांस एक ऐसा देश है जिसमें अनुपात का बोध असाधारण है। इमारतों में, कला में, साहित्य में और जिंदगी में वह कला और चित्रकला में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं इस संयोग तक नहीं आता तो मैंने तम शून्य या बिंदु नाथ जैसे चित्र ना बनाए होते। मुझे काले रंग का एहसास यही हुआ, हालांकि मैं उसे भारतीय चिंतन से जोड़ता हूँ। मुझे लगता है कि काला रंग मात्र रंग है, वह रंगों की जननी है। मैं यह चित्र बनाऊं या भारत में, इस बोध का उद्गम फ्रांस में ही हुआ है जिसे मैं नहीं भूलता। रजा ने अपनी कला की शुरुआत दृश्य चित्रों से की थी, जिसके उदाहरण सैलीग्राफ, चौपाटी, जमीन, राजस्थान चित्र श्रृंखला, ग्रीष्म आवास, कश्मीर की एक गली आदि है। रजा का प्रकृति में यह रिश्ता सघन इसलिए भी रहा है कि उन्होंने बचपन से ही वन देखे हैं, वनों के बीच भी रहे हैं, क्योंकि उनके पिता वन के अधिकारी जो थे। अचरज नहीं कि वन के अंधेरे प्रकाशन ने उनकी छायाओं और उसके रंगों रंगतों ने उसकी हरियाली
सूर्य आभासों और उसमें संचित किसी जल स्थल में उन्हें सौंदर्य का वह स्पर्श मिला जिसे उनकी कला में घटित होना ही था। उनका प्रकृति प्रेम ही मानो उन्हें कश्मीर की वादियों में ले गया था, जहाँ उन्होंने अपने युवा दिनों में बहुत सुंदर लैंडस्केप बनाए। सैरो लैंडस्केप की अपनी एक चित्रभाषा गढ़ी, जिससे आकर्षित होकर एक प्रदर्शनी में उनके चित्र देखकर रामकुमार उनकी ओर खिंचे। दोनों में मैत्री हुई और आगे चलकर दोनों मित्र एक समय पेरिस के आसपास के मकानों में रहे। दोनों ने साथ साथ फ्रांसीसी और विश्व कला से अपने परिचय को समृद्ध किए। रजा और राजकुमार के साथ आधुनिक भारतीय कला में अमूर्तन की एक विश्वसनीय यात्रा शुरू होती है। इसी कड़ी में गायतोंडे, अपतन दास, जयराम पटेल और प्रभावकार कोलते जैसे चित्रकार भी थे, जिन्होंने अपने चित्रों में आकृति एवं वस्तु रूपों का त्याग करके अपने अपने ढंग से रंग रेखाओं और अमूर्त रूपाकारों का इस्तेमाल किया। रजा के बहुत से चित्रों में हिंदी कविता की पंक्तियों का प्रयोग हुआ। इसके पीछे उनका कई हिंदी कविताओं के साथ आत्मीयता रही। रजा एक नोटबुक में भी कविता की पंक्तियां सजोते रहे हैं। इस नोटबुक के कुछ पन्ने आत्मा की ताप शीर्षक उस पुस्तक में भी हैं, जिसका लेखन और संपादन कार्य अशोक बाजपेयी ने किया था। रजा एकमात्र ऐसे भारतीय समकालीन कलाकार रहे जिनकी कला पर अशोक बाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, ध्रुव शुक्ल आदि ने कविताएं लिखी। रजा के चित्र संसार, तनाव, प्राकृतिक और बिंदुनाथ को देखने की चेष्टा करें तो पाएंगे कि रजा के रंगों ने यहाँ तक पहुँचते पहुँचते संपूर्णता पा ली है। तनाव को संसार का कारण बताएं या दृष्टि के उद्गम को खोजें। बिंदुनाथ में ब्रह्मण्य सत्ता के प्रादुर्भाव को देखें या क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर आदि पंचतत्व से प्रकृति के उद्भव को देखें। रजा दर्शक को जीवन की सहजता में ले जाते हैं और उसे एक सामान्य अर्थ की तरह संप्रेषित करते हैं, जैसे वह कितना सहज और लोक प्रचलित सत्य है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में उनके निम्न 7 महत्वपूर्ण चित्र सुरक्षित हैं। हरे खेत, बोर्ड पर तेल रंग, लाल में रेखा चित्र, ग्राफिक प्रिंट चित्र, बोर्ड पर तेल रंग, बिना शीर्षक, एक एक्वाटिट, ला एत ई, कागज पर ग्राफिक, फार्मवेयर, कागज पर छापा चित्र, विटार्न्य, कागज पर ग्राफिक। उनके 21 महत्वपूर्ण चित्र भोपाल के रूपांकर कला भवन में लगे हुए हैं। प्रमुख चित्र रजा के अन्य प्रसिद्ध चित्रों में बिंदुनाथ कैनवस पर एक्रेलिक, प्रकृति कैनवस पर एक्रेलिक, गैस स्टेशन कैनवस पर एक्रेलिक, कुंडलीन कैनवस पर एक्रेलिक, इन ऑडिबल साउंड कागज पर एक्रेलिक, हार्ट दे कैंगनेस कागज पर ग्वाचेस, राजस्थान कैनवस पर एक्रेलिक, संसार कैनवस पर एक्रेलिक, तनाव कैनवस पर एक्रेलिक, इमानेंस ये भारत कैनवस पर एक्रेलिक, ओएसिस कैनवस पर एक्रेलिक, जल कैनवस पर एक्रेलिक, ब्लैक सन कागज पर गुआचे, ट्री कैनवस पर एक्रेलिक, चर्च कैनवस पर तेल, हार्ट द कैगनेस कागज पर ग्वास व जल रंग, पार्टी नेलो कागज पर तेल रंग, बिंदु एक्रेलिक, सिटीस्केप, बारामूला इन रुइंस आदि हैं। रजा फाउंडेशन की स्थापना रजा ने 2007 ईस्वी में रजा फाउंडेशन नामक एक संस्था बनाई, जिसके माध्यम से हर साल अखिल भारतीय स्तर पर नवोदित कलाकार, कविताओं और संस्कृत कर्मियों को 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। रजा फाउंडेशन के वर्तमान अध्यक्ष प्रसिद्ध कवि व कला समीक्षक अशोक बाजपेयी हैं। पुरस्कार सम्मान 1978 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें एक प्रदर्शनी के लिए भोपाल आमंत्रित किया। 1981 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 1992 से 93 ईस्वी में रजा को मध्य प्रदेश का कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ। 2007 ईस्वी में पद्म भूषण मिला। 2013 में उन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला। भारत की सर्वोच्च संस्था ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने भी 1984 ईस्वी में अपना रत्न सदस्य चुनकर रजा को सम्मानित किया। अकादमी ने ही उन्हें अपने स्वर्ण जयंती वर्ष 2004 के दौरान ललित कला रत्न अलंकृत किया। 14 जुलाई 2015 को फ्रांस सरकार ने रजा को उनकी कला में अविस्मरणीय योगदान हेतु अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कमांडर डे ला लीजन डी होनर लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। चित्र नीलामी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रजा के चित्रों की काफ़ी ऊंची बोलियां लगी। उनकी एक पेंटिंग तृष्णा 2012 क्रिस्टी नीलामी में काफ़ी ऊंचे मूल्य पर बिकी। 10 जून 2010 के वह भारत के सबसे महंगे आधुनिक चित्रकार बन गए, जब उनकी 1983 ईस्वी की बनी 7 फीट लंबी पेंटिंग सौराष्ट्र क्रिस्टी की नीलामी में 16.42 करोड़ रुपए में बिकी। सैयद हैदर रजा द्वारा 1972 ईस्वी में बनाई गई पेंटिंग तपोवन को 2018 में न्यूयॉर्क में क्रिस्टी के नीलाघर
ने 29.4 करोड़ रुपए में बेचा था। यह उस समय विश्व रिकॉर्ड था। 31 सितंबर 2019 को क्रिस्टी की ही नीलामी में रजा की पेंटिंग ला टेरे 21 करोड़ 6.06 करोड़ रुपए में नीलामी हुई। उनकी 1956 ईस्वी में बनी एक अन्य पेंटिंग चर्च एट म्यूलान को 10 अक्टूबर 2014 को सुथवी की नीलामी में कुल 2.3 करोड़ रुपए मिले। निधन। दिसंबर 2010 में रजा पेरिस छोड़ दिल्ली आ गए और आखिरी 6 सालों तक सक्रिय रहे। यही 23 जुलाई 2016 को 94 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। रजा की अंतिम इच्छा के अनुसार उनको मध्य प्रदेश के मंडला में उनके पिता की कब्र के बगल में दफना दिया गया। मंडला में आज उनके नाम से एक सड़क और एक कला दीर्घा भी है। रजा के जन्मशती के अवसर पर 6 फरवरी से 22 फरवरी 2021 तक श्रीधरनी आर्ट गैलरी, त्रिवेणी कला संगम, नई दिल्ली में रजा फाउंडेशन द्वारा एक महत्वपूर्ण चित्र प्रदर्शनी अतरंग रजा का आयोजन हुआ। इस प्रदर्शनी को वरिष्ठ कलाकार अखिलेश ने क्यूरेटर किया। इस अवसर पर सुश्री यशोधरा डालमिया द्वारा अंग्रेजी में लिखित रजा की जीवनी सैयद हैदर रजा द जर्नी ऑफ एन आइकॉनिक आर्टिस्ट का लोकपरण भी हुआ। तो ये रहा चैप्टर 22 का पार्ट 3। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।